तो चैप्टर 2 चल रहा है, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर पहुंच चुके हैं। एक दो क्वेश्चंस एक बार सबसे पूछ लेता हूं, पार्टिसिपेट करना। मीनिंग ऑफ डिमांड, प्रीति भारद्वाज। प्रीति, कोशिश जरूर करना, नहीं तो मना करो, आगे चलेंगे। प्रीति दिक्कत है तो बोलो। प्रणय, मीनिंग ऑफ डिमांड। डिमांड इज एन Effective desire which can be fulfilled only when the assignment of particular task. बढ़िया बात। तो जो आप बोलते हो उससे आइडिया लगता है कि आपकी नॉलेज बढ़िया चल रही है, तो पार्टिसिपेशन सभी करें। बाई चांस कोई नहीं बोल पा रहा, मना जरूर कर दिया करो। प्रीति, प्रीति साउंड अनम्यूट। हाँ Yes, बच्चे, sir. चीजें याद है तो पूछूं, नहीं तो अगली क्लास में पूछूंगा। बोलो। पूछ लो थोड़ा थोड़ा। हाँ थोड़ा पूछ लेते हैं, कोशिश जरूर करना। आपको सिर्फ ये बताना है फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड, वो कौन कौन सी बातें डिमांड को इन्फ्लुएंस करती हैं, सिर्फ हेडिंग्स बतानी है। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और उसके बाद प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड, फिर इनकम, इनकम ऑफ। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट प्रेफरेंसेस, हाँ हैबिट्स आता एटसेट्रा। है, आता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर आ गए। अनुषा से मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूछा था, आपको बताया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं होता। इसके लिए मैं डिमांड फंक्शन आपको लिख रहा था। ये डिमांड, ये फंक्शनल रिलेशनशिप, ये अभी अभी आप लोगों ने बताया प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट, फैशन एक्सेट्रा। तो हम लोगों ने बचपन में सीखा कि ये आपकी डिमांड बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है, और इन दोनों के बीच का रिलेशन विद मेजरमेंट कहलाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बोल रहा हूं लैंग्वेज में क्या, द परसेंटेज चेंज इन डिमांड विद द चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कोई एक बच्चा चैतन्य बोलेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। The percentage change in demand एंड से भाई वापस सुनिए and factors affecting the demand. known as the relationship between change in demand। पर परसेंटेज लिख लो, प्रपोर्शनेट लिख दो। तो क्या बोल रहे हैं, द परसेंटेज चेंज इन डिमांड विद द परसेंटेज चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चेतन, एक बार दोबारा ट्राई करो। The percentage change in demand with change in factor affecting the demand is known as elasticity of demand. प्राइस और डिमांड का रिलेशन सिर्फ डायरेक्शन वाइज हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड में, कि सस्ता होने पर ज्यादा, महंगा होने पर कम, सिर्फ डायरेक्शन की बात हो रही है। और इसको क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव मेजरमेंट, क्वालिटेटिव कंसेप्ट। जबकि यहां पर हम इन दोनों का रिलेशन विद मेजरमेंट, कितने परसेंट प्राइस कम होने पर कितने परसेंट डिमांड बढ़ी, इसे क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अनुषा क्लियर हो रहा है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यस सर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 3 पार्टीशन करने जा रहा हूं। अगली बात कर रहे हैं डिमांड, डिमांड और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के बीच का रिलेशन विद डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन की बात हो रही है, क्या बोलते हैं, क्रॉस डिमांड। अरे क्रॉस डिमांड जिसको आपने याद करा, 2 पैराग्राफ्स, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अरे याद आ रहा है कुंदन, याद आ रहा है बच्चे, क्रॉस डिमांड। क्रॉस, क्रॉस डिमांड बोले तो एक का प्राइस और दूसरी रिलेटेड गुड्स की डिमांड के बीच का रिलेशन। और बचपन में याद कराया था सबसे, अरे कल की क्लास में कराया है, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूटिलाइज्ड इन प्लेस ऑफ अदर, फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूटिलाइज्ड गेट टुगेदर टू फुलफिल द सिंगल वांट्स, फॉर एग्जांपल सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बढ़िया बढ़िया। तो बच्चों ये आपको मैंने याद कराया था, सेम रिलेशन किसमें होता है, सिर्फ ध्रुव बोलेगा, सेम रिलेशन कॉम्प्लीमेंट्री है सब्स्टिट्यूट, क्या बढ़िया बात है, और कॉम्प्लीमेंट्री में इनवर्स रिलेशन। तो भैया वहां सिर्फ हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि सस्ता होने पर दूसरे गुड्स की डिमांड बढ़ेगी या घटेगी। यहां पर हम उसका मेजरमेंट भी लिख रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अनुषा क्या बोलते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी डायरेक्शन विद मेजरमेंट, दोनों बातें हो रही है। यश खंडेलवाल क्लास में है ना, अरे यश समझ में आ रहा है। हाँ भैया। और तीसरी बात यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ये डिमांड, ये डिमांड और इनकम के बीच का रिलेशन। भैया वैसे तो बचपन में हमने पढ़ा था क्या, डिमांड और इनकम के बीच का रिलेशन 1 नंबर के लिए क्या कहलाता है, इनकम डिमांड। इनकम डिमांड, यहां पर मैंने 1-1 नंबर के 2 टर्म्स याद कराए। कृष्ण यश बताएगा, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स किसे बोलते हैं, इनकम इफेक्ट इज Positive. और साथ साथ इंफीरियर गुड्स भी बोल दो। Inferior goods are those good which income effect is negative. बट वहां पर जो हमने इनकम डिमांड पढ़ा उसमें सिर्फ डायरेक्शन बोला जा रही है,
क्वालिटेटिव अप्रोच की बात कर रहा है, यहाँ पर उसमें मेजरमेंट जोड़ रहे हैं और इसे क्या बोल रहे हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड further classified in three major parts. One is known as price elasticity of demand, second is known as income elasticity of demand, and third is known as cross elasticity of demand. ये तीनों हमारे पास हैं कोर्स के अंदर इन डिटेल, और इनमें से किसी का प्रैक्टिकल भी आ सकता है, आता है मतलब आएगा, जिसमें नीचे 4 ऑप्शन होगी और एक ठीक करनी होगी। अरे मयूरी, बात समझ में आ रही है? तीनों टॉपिक पहले हम थियोरेटिकली खत्म कर रहे हैं, उसकी लैंग्वेज याद कर रहे हैं, या तो इनकी शेप बना के वो टिक कराएगा ABCD 4 ऑप्शन में से बेस्ट कौन सा है, या इसका प्रैक्टिकल आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट एरिया है। तो खेल शुरू करते हैं। हर्ष, बात समझ में आ रही है? हर्ष? यस सर। तो एक बार इन तीनों का मीनिंग याद करो और मुझे सुनाओ, फिर हम टॉपिक पर आगे चलेंगे। मैंने आपको बचपन में याद कराया था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, शॉर्टकट में मैं क्या बोल रहा हूँ, EP, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। भाषा मैंने बताई थी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और नीचे परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो भैया लैंग्वेज कोई भी एक याद कर लो, पेपर में लिखनी नहीं है, बस उस जैसा कुछ आ जाए तो टिक कर सको। भाषा नंबर 1 प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। लैंग्वेज नंबर 2 परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। कौन बोलेगा? यश बोलो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। percentage change in quantity demanded with the percentage change in price of a commodity. तो बस आइडिया लग गया। एज ए लेमैन हम बोल पाएंगे इसे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नथिंग बट लॉ ऑफ डिमांड विच इंक्लूड मेजरमेंट। प्राइस लॉ ऑफ डिमांड ही है ये, बट लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ डायरेक्शन की बात हो रही है, सस्ता होने पर ज़्यादा मांगेंगे। यहाँ पर डायरेक्शन के साथ मेजरमेंट भी बोला जा रहा है, कितने % कम होने पर कितने % ज़्यादा मांगेंगे। अनुषा, क्लियर है? Yes, sir. यानी ये क्वांटिटेटिव अप्रोच है, पेपर वाला MCQ में पूछेगा। इनकम इलास्टिसिटी को याद करें, इनकम इलास्टिसिटी ई के साथ क्या लगाएंगे, वाई। प्रैक्टिकल भी आ सकता है। ऊपर परसेंटेज चेंज इन, अरे क्वांटिटी डिमांडेड की जगह क्या आएगा अनुषा, याद है? डिमांड। और नीचे डिमांड ऑफ अ कमोडिटी आएगा, और नीचे परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो बात पढ़ना चाह रहे हैं, income elasticity of demand, percentage change in demand of a commodity with the percentage change in income of consumer known as income elasticity of demand, जिसमें income demand के साथ साथ उसका measurement भी बोला जा रहा है। क्लियर है यश? बोल पाओगे? income elasticity of demand, percentage change in demand with the percentage change in income of consumer is known as income elasticity of demand. तीसरा टॉपिक है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें क्रॉस डिमांड के साथ साथ उसका मेजरमेंट भी बोला जा रहा है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम कैसे लिखते हैं, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स है, तो यहाँ भाषा एक बार फिर याद कर ले, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी विद द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स नोन एज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्रीति बोलेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Percentage change in the demand with respect to the percentage change in the related goods is known as cross elasticity of demand. बढ़िया बात। और ये सब क्वांटिटेटिव अप्रोच को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्शन के साथ मेजरमेंट बोला जा रहा है। यहाँ एक और टर्म है जो पेपर में कभी आई नहीं है, पता चले आपकी बार में ही आ गई है, एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अरे पूरी क्लास किसी ने गलती से किताब पढ़ ली हो जो ICI वालों ने भेजी है, अरे ऐसी कोई गलती करी है किसी ने? अनुषा से पूछ रहा हूँ। अनुषा, Percentage change in demand of commodity with the percentage change in advertisement expenses. बढ़िया बात बच्चों। अरे यश, समझ में आया क्या बोला है बच्चे ने? भैया एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एडवर्टाइजमेंट, ये पेपर में कभी कैरी नहीं हुआ, पर बड़ा आसान है, सबको मालूम है। अगर आपने पहले 3 याद कर लिए, बिल्कुल वैसा ही खेल है। तो ऊपर परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय नीचे परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट। भैया एडवर्टाइजमेंट बहुत सारे टाइप की होती है। बढ़िया क्वालिटी के गुड्स बना रहे हो, एडवर्टाइजमेंट है ये। बढ़िया पैकिंग कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट है। आप पंफलेट
पंफलेट बांट रहे हो, अरे ये समझ में आता है पंफलेट, लोगों को अवेयरनेस के लिए कि हमारी दुकान है, ये वस्तु है, इस रेट में बेच रहे The हैं। prospects. प्रोस्पेक्टस कह लो, पंफलेट्स कह लो, अपनी दुकान के बाहर फैक्ट्री के बाहर न्यूज़ साइन बोर्ड लगा लो। इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, टीवी में एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं, स्कीम्स अनाउंस कर रहे हो, ऑल दे आर द एग्जांपल्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स। एडवर्टाइजमेंट आपकी डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चे? एडवर्टाइजमेंट से डिमांड इन्फ्लुएंस हो जाती है। हाँ भैया। तो इन दोनों का रिलेशन विद मेजरमेंट कहलाता है क्या? एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यश क्लियर हुआ? हाँ भैया। यानी फार्मूला परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी विद द परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट। क्लियर है बच्चे? यश बोलेगा एक बार दोबारा। Percentage change in demand of a commodity with the percentage change in advertisement expenses is known as elasticity of advertisement. हाँ, एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर है बच्चे? हाँ भैया। तो अब इन पर काम करते हैं एक एक करके। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सबको मालूम है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। आर्यन याद है फार्मूला? आर्यन, आर्यन फार्मूला बताओ, ईपी का फार्मूला। पर एक तो लिखा हुआ है, दूसरा वाला बताओ, डेल्टा। आर्यन जल्दी से। अरे नहीं याद है, अरे डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, याद नहीं है किसी को भी? अरे जल्दी जल्दी बोलो चैतन्य। सर याद नहीं है। अच्छा याद कर लो। परसेंट थोड़ा फिर डिटेल बतानी पड़ेगी, या भूल गए हो तो। भैया पहला वाला फार्मूला सबको याद हो गया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकलेगा? ये ऊपर वाला डाटा कैसे निकलेगा उसको निकाल के दिखा रहा हूँ बच्चों, उसको निकाल के दिखा रहा हूँ। चेंज इन डिमांड को डेल्टा क्यू बोलते हैं। यह समझ में आ रहा है? चेंज इन डिमांड बोले तो डेल्टा क्यू, चेंज को हम डेल्टा बोलते हैं इकोनॉमिक्स में। भैया। इसकी परसेंटेज निकालनी है तो ओरिजिनल क्वांटिटी से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे 100 से मल्टीप्लाई करते ही परसेंटेज आ जाएगा। अरे क्लियर है बच्चों? ओरिजिनल से डिवाइड करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज। अरे अनुषा क्लियर हो रहा है फार्मूला? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बच्चों नीचे वाली बात बोल रहा हूँ, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब चेंज इन प्राइस को क्या बोलते हैं हम लोग? डेल्टा पी, चेंज इन प्राइस। इसकी परसेंटेज निकालनी है, ओरिजिनल प्राइस से डिवाइड करो, 100 से गुना कर दो। इतनी बात समझ में आ गई चैतन्य? यस सर। भैया आप देखो 100 से 100 कट गया, मैथ्स आप सबको आती है तो भैया नीचे वाला डिवाइड रेसिप्रोकल हो जाएगा और मल्टीप्लाई का निशान बन जाएगा। तो डेल्टा क्यू बाय क्यू इनटू, अरे नीचे वाला पलट दो तो ये क्या आ गया? पी बाय डेल्टा पी। तो कुल मिला के फार्मूला क्या बना? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। अरे याद हो गया ये फार्मूला? Yes, sir. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने का परसेंटेज मेथड है ये, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। पी और क्यू का मतलब है ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी। डेल्टा क्यू का मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डेल्टा पी का मतलब चेंज इन प्राइस। कनन आपको समझ में आ रही है बात? यस सर। हाँ जी। अरे कल को प्रैक्टिकल करने हैं इसीलिए कह रहा हूँ, गड़बड़ मत कर देना। और आपको सिर्फ 45 सेकंड मिलते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो। आगे चलेंगे जी। पहला फार्मूला मैंने आपको समझा दिया। एक बार आर्यन, आर्यन आप बोल पाओगे फार्मूला क्या लिखा है? हाँ भैया, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। या इसकी दूसरी लैंग्वेज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जिसको प्रैक्टिकल में यूज करेंगे। फिलहाल आप ये याद रखो, जो मैंने आपको फार्मूला लिखवाया है इसके आगे इसके स्टार्टिंग में माइनस है, चाहे बोला जाए या नहीं बोला जाए। यहाँ माइनस हमेशा है, हमेशा, चाहे यहाँ लिखा जाए ना लिखा जाए। ये माइनस क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। जल्दी से बता दो पूरी क्लास। इनवर्स रिलेशनशिप। बढ़िया बात। फार्मूला मैंने भी याद करा दिया, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। यहाँ पर देखो मैंने नीचे नोट लिख दिया है, 1 नंबर के लिए अलग से आ जाता है कि ये जो माइनस का निशान है, लगाओ नहीं लगाओ ये है। ये माइनस क्या रिफ्लेक्ट करता है? जो कभी बदला नहीं जा सकता। ये रिफ्लेक्ट करता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी। अब हम बात करते हैं, ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशन विद मेजरमेंट है। तो मेजरमेंट है, क्वांटिटेटिव टूल है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो कितने टाइप्स में बांटी जा सकती है। तो ये 5 टाइप्स हम याद करना चाह रहे हैं। परफेक्टली इलास्टिक,
perfectly inelastic, unitary elastic demand, elastic demand, inelastic नाम, inelastic demand, पांचों नाम बोलने हैं। कनन पांचों नाम। सर एक बार रिपीट कर दो। सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है अच्छा, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, इलास्टिक इनइलास्टिक डिमांड। perfectly elastic, perfectly inelastic, unit elastic, इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड। elastic demand, inelastic demand. अरे इलास्टिक इन इलास्टिक दोनों लिखे हुए हैं, इलास्टिक बोले तो मोर देन यूनिटरी और इन इलास्टिक बोले तो लेस देन यूनिटरी। आर्यन नजर आ रहा है सामने? हाँ भैया। भैया ये पेपर में आएगा, उसको वो किस तरीके से पूछेगा उसके लिए हमें सारी बातें मालूम होनी चाहिए। इनके मैथमेटिकल साइन नजर आ रहे हैं आर्यन नीचे? परफेक्टली इलास्टिक को बोलते हैं, अरे नजर आ रहा है, इन्फिनिटी। हाँ भैया। तो सारे बच्चों के लिए कह रहा हूं मैं, ये क्या है? इन्फिनिटी परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक बोले तो इक्वल टू 0, यूनिटरी इलास्टिक इक्वल टू 1, इलास्टिक या मोर देन यूनिटरी इलास्टिक ग्रेटर देन 1, और लेस देन यूनिटरी इलास्टिक या इनइलास्टिक लेस देन 1। एक तो आपको ये नाम याद करने हैं मैथमेटिकली, एक इनके लेवल याद करने हैं, और इसके बाद याद करनी है इनकी शेप, और उसके बाद याद करनी है इनकी लैंग्वेज। कुछ भी एमसीक्यू में टिक कराएगा वो, कुछ भी एमसीक्यू में टिक कराएगा। बचपन में याद कराई थी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में। पूछना चाहूंगा अनुषा, डिमांड कर्व की शेप कैसी होती है? Parallel to x-axis. सारे याद करने की कोशिश करो, लैंग्वेज अभी थोड़ी देर में बोलूंगा। पैरेलल टू एक्स एक्सेस परफेक्टली इलास्टिक में। आर्यन ये शेप याद हो रही है? परफेक्टली इलास्टिक में क्या होती है पैरेलल टू एक्स एक्सेस? परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है डिमांड कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस? यूनिटरी इलास्टिक में क्या होता है डिमांड कर्व? इक्वल स्टीपर टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्या बोला है मैंने? कौन बोलेगा? कुंदन। यूनिटरी इलास्टिक में कुंदन क्या होता है? हाँ, इक्वल स्टीपर टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। भैया ये ग्रेटर देन 1 में डायग्राम मैंने बनाया है, डिमांड का मोर स्टीपर टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। ये बात मयूरी बोलेगी। इलास्टिक डिमांड में क्या होता है? More steeper towards the x-axis. और इन इलास्टिक में क्या होता है? मोर स्टीपर टुवर्ड्स द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस कौन बोलेगा? मयूरी बोलो। इन इलास्टिक में More steeper towards the y-axis. तो यहाँ मैं बहुत सारी बातें बोलना चाह रहा हूँ जिसको वो टिक कराएगा। डायग्राम बना के बोल देगा लेवल टिक करो, या वो नाम को किसके साथ मैच कराएगा? वैल्यू के साथ, 0, इन्फिनिटी, 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, या उसके नाम, उसके नाम। अब हम लैंग्वेज याद कर रहे हैं, वो लैंग्वेज बोलेगा और कहेगा बताओ कौन सी है। तो ये सामने 5 नाम सबको याद हो गए। एक बार वो 5 नाम दोबारा बता दो जिससे पूछना चाह रहा हूँ मैं। हर्ष जल्दी से 5 नाम बोलो। हर्ष। Perfectly elastic, perfectly inelastic, unit elastic, more than यूनिटरी, unit elastic, less than unit elastic. बढ़िया बात। मोर देन यूनिटरी को इलास्टिक भी बोलते हैं, लेस देन यूनिटरी को इनइलास्टिक भी बोलते हैं। भैया लैंग्वेज याद करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो सबको याद है तो सीधा सुन लेता हूँ। प्रीति बता पाओगे सीधा? मैं खंडेलवाल आप बता पाओगे या बोलूं लैंग्वेज विद रीजन? अरे बोलो सर एक बार बता दो। हाँ, तो सुन लो बच्चों, मैं लैंग्वेज की क्या कारण है पहले इसका मैथमेटिकल साइन याद कर लो। नाम याद कर लिया आपने, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसको लिखते कैसे हैं? अरे ई छोटा बनाओ बड़ा बनाओ, ये आपकी इच्छा है, ये आपकी प्रैक्टिस है, ये आपकी प्रैक्टिस है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। मैथमेटिकल निशान पता चल गया। अब इसकी लैंग्वेज याद करते हैं। ई बोले तो इलास्टिक, इलास्टिक बोले तो चेंज। तो वो कह रहा है चेंज इन डिमांड। अरे इतनी बात याद हुई? मैं कितनी बात याद हुई? चेंज इन डिमांड। लैंग्वेज याद कर रहा हूँ डायग्राम के साथ। चेंज इन डिमांड कितनी है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब गोज अप टू इन्फिनिटी। नीचे देखो सबको मालूम है एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड, और वाई एक्सिस पर हमेशा प्राइस। ये सबको मालूम है, मैं सिर्फ भाषा पढ़ना सिखा रहा हूँ। चेंज इन डिमांड बोल रहा है ऐसा, वो नाम से पता चल रहा है। चेंज इन डिमांड गोज अप टू इन्फिनिटी। सारा का सारा चेंज जब डिमांड में हो रहा है तो दूसरी चीज में कोई चेंज नहीं होगा। यानी चेंज इन डिमांड गोज अप टू इन्फिनिटी विदाउट चेंज इट्स प्राइस। इट इज नोन एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इन दैट सिचुएशन डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस व्हिच इज आल्सो रिफ्लेक्टेड बाय डायग्राम। याद रखना परफेक्टली इलास्टिक में शेप कैसी होती है, वो लैंग्वेज में टिक कराएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। शेप भी आपको बनानी आ गई, लैंग्वेज भी आपको आ गई। एक बार सुनना चाहूंगा आर्यन, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड।
change in demand. मैं दोबारा बोलूंगा आर्यन, उसके बाद आपका नंबर आएगा। इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल नहीं है हमारे पास कोई। तो अरे जीरो और इन्फिनिटी थ्योरी में लिखा जा सकता है, लेकिन जीरो इन्फिनिटी का कुछ अता पता नहीं है। अमीर से अमीर आदमी के भी पैसे काउंटेबल हैं, इन्फिनिटी किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। तो बात कर रहे थे perfectly elastic demand. It is unrealistic situation of the market in which change in demand goes up to infinity. Yeah, change in demand goes up to infinity without change its price. It is known as perfectly elastic demand. In that situation, demand curve is parallel to x-axis, also reflected by following diagram. आर्यन बोल पाओगे क्या? अनुषा आप बोलो। Well, a perfectly elastic demand is that in which a very small change in price will cause an infinite change in demand. In that situation, graph is parallel to x-axis. जितेश आप बोल पाओगे? Perfectly elastic. When change in demand goes up to infinity without change its price, it is known as perfectly elastic demand. In that situation, demand curve is parallel to x-axis, which is also reflected by diagram and schedule. बढ़िया। तो भैया नाम पता चल गया, मैथमेटिकल साइन पता चल गया, शेप पता चल गई, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आर्यन क्लियर है? तो आगे चले। तो भैया परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, ये भी अनरियलिस्टिक है। यहाँ लिख रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं? ईडी बराबर है 0। अब इसकी लैंग्वेज भी यहीं पर है। ई का मतलब चेंज, डी का मतलब डिमांड। डिमांड में कितना चेंज है? लिखा हुआ है 0। और डायग्राम में देख लो, डिमांड में कोई चेंज नहीं है। और जब डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा तो सारा चेंज कहाँ होगा? प्राइस में। तो यहाँ हमने क्या बोला है? अनरियलिस्टिक सिचुएशन ऑफ द मार्केट इन विच चेंज इन डिमांड not possible due to change in the price of a commodity. It is known as perfectly inelastic demand. In that situation, demand curve is parallel to y-axis. कनन बोल पाओगे? कनन, मयूरी, कोई एक जल्दी से। It is an unrealistic situation of the market in which quantity demanded cannot be changed due to change in the price of a commodity. शेप बोलनी है parallel to y-axis. बढ़िया। बच्चों एक और बात याद कराऊंगा। अरे तुमने सुना है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? पूरी क्लास, कनन, कुंदन, अरे बोलो बच्चों, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बचपन में बताया था मैंने। महक, अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो। अरे कोई बोलता ही नहीं है। यश खंडेलवाल आवाज आ रही है? हाँ भैया। अरे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है बताया था भैया? जो ये मतलब पी और एम का जो ये बनता है ना रिलेशन, ये बताया था। एक बारी बात याद करो बच्चों, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्चुअली में यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में डिमांड कर्व कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये सामने बना हुआ है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब है, मैं आगे जाके एक्सपेंडिचर मेथड में इसको समझाऊंगा। अरे ये एरिया समझते हो? ये एरिया क्या होता है? क्वांटिटी इनटू प्राइस। अरे यश खंडेलवाल समझ में आ रहा है? बात ध्यान से सुनना। एमसीक्यू में वो कुछ इस तरह का पूछेगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अरे प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांडेड, समझ में आ रहा है? टोटल एक्सपेंडिचर। आ गया। ऐसे ही इस क्वांटिटी को हम इस प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? एक्सपेंडिचर। अरे प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पर एक्सपेंडिचर आता है। मैंने अलग अलग बता दिया। ये एरिया, नीचे जीरो वाला एरिया, एक और बना देता हूँ सितारों वाला एरिया, ये सितारे बना लो यहाँ पर। ये सारे एरिया रिमेनिंग द सेम। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में जितना भी कॉम्बिनेशन आप लोगे, उस कर्व में जितने भी आप कॉम्बिनेशन लोगे, उसका एरिया हमेशा सेम होगा। ये लैंग्वेज टिक कराएगा, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना देगा। कहाँ पर बनाएगा? या तो अभी कॉस्ट का चैप्टर शुरू नहीं हुआ, मैं वहाँ पर भी बताऊँगा। अरे सबको मालूम, अब कॉस्ट की बात हम अभी नहीं करते, याद नहीं होगी ना आपको, अभी तो इसी की बात कर लो। जब ये यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होता है तो उसकी शेप कैसी होती है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यश खंडेलवाल याद हो गया? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब क्या होता है? ऑल द पॉइंट्स या कॉम्बिनेशन अवेलेबल ऑन द कर्व रिफ्लेक्ट द सेम अमाउंट ऑफ एरिया। ये कौन बोलेगा पूरी क्लास में? ये उस कर्व पे जितने भी पॉइंट अवेलेबल हैं, कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं, वो सेम एरिया रिफ्लेक्ट करता है। सेम एरिया L इंटू बी। जल्दी बताओ कौन बोलेगा? ये बोलो एक बच्चा कोई। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कारण। अनुषा। All the combinations of the curve reflect the same amount of area known as rectangular hyperbola. हाँ, ये ध्यान रखना, मैं इसका यूज कराऊंगा आगे। तो अब चलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। भाषा सबको याद है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1।
बच्चों ई बोले तो चेंज, डी बोले तो डिमांड, तो चेंज इन डिमांड इक्वल है किसके? चेंज इन प्राइस के, चेंज इन प्राइस के। तो याद हो गया, तो बस भाषा बोलना शुरू कर दो। व्हेन चेंज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, इट इज नोन एज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इन दैट सिचुएशन डिमांड कर्व इज इक्वल स्टीपर टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कौन बोलेगा? मयूरी बोल सकते हो। Percentage change in quantity demanded is equal to the percentage change in price. बच्चों अगले तो गिफ्ट में मिल रहे हैं आपको। अगला वाला क्या बोला जा रहा है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। मैंने याद कराया। इसको क्या बोलते हैं? जब क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा चेंज हो रहा है, किसके कंपैरिजन में? प्राइस के कंपैरिजन में। देख लो जो बात मैंने बोली है वही डायग्राम में। चेंज इन डिमांड इज मोर देन चेंज इन प्राइस, इट इज नोन एज इलास्टिक डिमांड या greater than unitary elastic demand. In that situation demand curve more steeper towards the x axis. जितेश क्लियर है तो आगे चलें? ध्रुव, चैतन्य, आर्यन समझ में आ रहा है? चलें आगे। हाँ भैया। लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, नाम से ही पता चल रहा है। अभी अभी बोला था इलास्टिक डिमांड लेस देन 1 का मतलब चेंज इन डिमांड कम है। चेंज इन डिमांड कम है किसके कंपैरिजन में? प्राइस के कंपैरिजन में। यानी चेंज इन डिमांड इज लेस देन चेंज इन प्राइस। ये लैंग्वेज तैयार हो गई। अरे नाम से ही लैंग्वेज तैयार हो रही है, तो यही मैंने लिखा है। व्हेन द चेंज इन डिमांड इज लेस देन द चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इट इज इन इलास्टिक डिमांड या लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इन दैट सिचुएशन डिमांड कर्व इज मोर स्टीपर टुवर्ड्स द वाई एक्सिस। क्लियर है बच्चों? आर्यन क्लियर है? चलूं आगे। हाँ भैया। पांचों खत्म हो गए। मैंने अभी पहले आपको बताया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या, या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या। फिर मैंने उसका परसेंटेज मेथड आपको फार्मूला याद कराया, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, या परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब हम बात करेंगे देयर आर सो मेनी अदर मेथड्स आर आल्सो अवेलेबल इन द टॉपिक। आपकी बुक में एक से ज़्यादा मेथड्स हैं जिससे हम ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकाल सकते हैं। पहला मेथड सबको याद हो चुका है, क्या नाम है बच्चों? परसेंटेज मेथड। अरे क्या नाम है बताना जरा। परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड। दूसरे की चर्चा करने जा रहे हैं, सामने लिखा हुआ एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड याद करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड जो भी कुछ आप याद कर रहे हो वो एमसीक्यू की फॉर्म में एग्जामिनर मांगेगा आपसे, तो थोड़ा सा एनालिटिकल ध्यान से सुनो ताकि आप टिक कर पाओ। एक्सपेंडिचर मेथड में यश बोल पाओगे या बोलूं एक बारी? बोल दो। एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या करते हैं बच्चों? मैंने बचपन में एक चार्ट बताया था, प्राइस एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कंज्यूमर। प्राइस एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कंज्यूमर, दो चीज़ें लेते हैं, प्राइस और एक्सपेंडिचर, दोनों में रिलेशन देखते हैं और इस रिलेशन को देखकर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिक्लेयर कर देते हैं। ध्यान से देखना, टॉपिक खत्म हो रहा है अगले कुछ सेकंडों में। प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच में जब इन्वर्स रिलेशन हो, इन्वर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है? घटने पर बढ़ना या बढ़ने पर घटना। तो ऐसी कंडीशन में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होती है, यानी इलास्टिक डिमांड। अरे कुंदन ये बात समझ में आ रही है जो मैंने सामने बनाया? चैतन्य आपको क्लियर हो रहा है? यस सर। कुंदन अगली बार थोड़ा स्पीकर थोड़ा ठीक रखना बच्चे, कुछ डिस्टरबेंस आ रही है, क्लियर साउंड नहीं आ रही आपकी। अगली क्लास के लिए कह रहा हूँ मैं। प्राइस, अगली बात देखना, प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच में दूसरी पॉसिबिलिटी सेम रिलेशन हो जाए। सेम का मतलब होता है घटने पर घटना, बढ़ने पर बढ़ना। अरे ये कलर आपको अच्छे से विजिबल ना हो रहा हो तो कलर में चेंज कर देता हूँ, इसको मैं ब्लू कलर से दिखा देता हूँ। इन दोनों में कैसा रिलेशन हो? सेम रिलेशन हो, घटने पर घटना, प्राइस के घटने पर एक्सपेंडिचर कम हो जाए और वाइस वर्सा, तो इसे बोलते हैं। अरे ये क्वेश्चन में मांगेगा किस तरीके से ये हम कह नहीं सकते, लेकिन इस पर वो क्वेश्चन देता है ईपी इज लेस देन 1। और जब प्राइस में जितना मर्जी चेंज हो का मतलब कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, एक्सपेंडिचर कैन नॉट बी चेंज। एक्सपेंडिचर क्या? कांस्टेंट रहे, तो इसे बोलते हैं ईपी इज इक्वल टू 1। एक्सपेंडिचर मेथड में सिर्फ ये 3 टाइप का पता चलता है जो रियलिस्टिक है। वैसे भी 0 और इन्फिनिटी दोनों अनरियलिस्टिक है। अनरियलिस्टिक का मतलब रियल लाइफ में नापे नहीं जा सकते। अरे ये समझ में आ गया यश खंडेलवाल? अब या मैं पैराग्राफ एक बार बोलना चाह रहा हूँ, सुन लो और याद कर लो तो बहुत अच्छा। सबसे पहला पैराग्राफ, expenditure method is the technique which define the relationship between
price of a commodity and expenditure of consumer to identify the price elasticity of demand. It is classified in following three parts: इलास्टिक, इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक. अरे इतनी बात समझ में आई यश? प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच के रिलेशन से एक्सपेंडिचर मेथड में ईपी का डिक्लेरेशन होता है, और एक्सपेंडिचर मेथड में ईपी तीन टाइप की होती है: ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1. यश याद हुआ? मैं बीच में आवाज कट गई थी आपकी, एक बार रिपीट कर दो. हाँ दोबारा बोलूंगा, एक बार दोबारा सुनो. मैं पहला पैराग्राफ क्या बोल रहा हूँ. एक्सपेंडिचर मेथड क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड इज द टेक्निक which define the relationship between price, मैंने सामने मार्क करा है, price of a commodity and expenditure of consumer to identify the price elasticity of demand. It is classified in three parts. क्या? elastic demand, inelastic demand and unitary elastic demand. इतनी बात क्लियर हुई जितेश, कनन, कुंदन? यस सर. अगले तीन. हाँ कुंदन, अब की बार तो आवाज बिल्कुल ठीक आई है, पहले कुछ और सर वो हाँ ईयरफोन हटा दिए थे. अच्छा अच्छा, अब बिल्कुल ठीक है. तो वो एक्चुअली में रिकॉर्ड भी होती है और बाकी बच्चे भी सुनते हैं, तो ये सिस्टम ऐसा रखा करें जिससे बेटर रहे. तो मैं बात कर रहा था, अरे अब मुझे बताना है एक्सपेंडिचर मेथड में इलास्टिक कब होती है, इनइलास्टिक कब होती है, यूनिटरी इलास्टिक कब होती है. पेपर में किस तरह नॉलेज आपकी होनी चाहिए ताकि आप उस गिवन इंफॉर्मेशन में से बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन को सेलेक्ट कर सको. तो यहाँ मैंने अभी बता दिया है, यहाँ लिखा हुआ है, मैंने चार्ट बना रखा है. बच्चों ये इलास्टिक डिमांड कब होती है? जब सेम इनवर्स रिलेशन हो. ध्यान से देखो, प्राइस बढ़ गया, एक्सपेंडिचर घट गया, और वाइस वर्सा. तो मैंने लैंग्वेज याद कराई. अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर मेथड व्हेन देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कंज्यूमर, इट इज ए इलास्टिक डिमांड. यश याद हो गया? सिर्फ पढ़ने का काम है. चैतन्य देव क्लियर हो गया? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड एक्सपेंडिचर, इट इज इलास्टिक अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर. ऐसा ही याद करते हैं अगले दो पैराग्राफ, सारे के सारे देख लो इधर. तो अब की बार बात कर रहे हैं किसकी? इनइलास्टिक डिमांड की. अरे सबसे नीचे वाला ध्यान से देखो, ये प्राइस बढ़ गया, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, बढ़ने पर बढ़ना सेम रिलेशन, घटने पर घटना सेम रिलेशन. तो मैंने याद कराया, according to expenditure method when there is the same relationship between price and total expenditure of the consumer, it is a reflection of inelastic demand. Anusha clear? Yes sir. अब देखो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड की बात कर रहा हूँ. अकॉर्डिंग टू मैंने यहाँ बताया था, ऊपर भी बना रखा है, प्राइस प्राइस प्राइस. अच्छा अरे अब यहाँ ना टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है. एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन प्राइस जितना मर्जी चेंज हो जाए. अरे जितना मर्जी चेंज हो जाए, मैंने ऊपर लिखा हुआ है. अरे समझ में आ रहा है? बढ़ जाए या घट जाए, बढ़ जाए या घट जाए. ये क्लियर हो गया? यश भैया तो यहाँ लैंग्वेज क्या बोली है मैंने? अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर मेथड total expenditure of consumer cannot be changed or remains constant due to change in the price of a commodity. It is elastic demand. आर्यन याद हो गया? हाँ भैया. तो सुनूंगा आर्यन से, सिर्फ यूनिटरी इलास्टिक अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर मेथड. आर्यन आवाज नहीं आ रही बच्चे. The total expenditure increases with the falling of price. नहीं नहीं, आपने बोला है टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस. ए भाई सामने देख लो ना, चार्ट बना रखे हैं. यूनिटरी इलास्टिक की बात कर रहा हूँ. यूनिटरी इलास्टिक एक्सपेंडिचर तो चेंज ही नहीं होता. Expenditure, total expenditure remains constant due to change in the price of a commodity according to expenditure method. It is unitary elastic. ये क्लियर है आर्यन? भैया यहाँ इसको लेकर एक बार डायग्राम और याद कर लो, डायग्राम और याद कर लो. सामने डायग्राम एक्सपेंडिचर मेथड का जो मैंने अभी याद कराया, उसी को देख लो एक बार ध्यान से. मैंने भी बताया था. अरे अब की बार इधर अनुसार नजर आ रहा है, प्राइस एंड एक्सपेंडिचर, एक्स एक्सिस पर एक्सपेंडिचर, वाई एक्सिस पर प्राइस. Yes sir. जब इन दोनों में देखो इनवर्स रिलेशन है, कैसा होता है? अरे जल्दी बोलो. अरे ऊपर देखो, जब इन दोनों में इनवर्स रिलेशन है तो कैसा होता है? Greater than 1. ग्रेटर देन 1. और डायग्राम आपको नजर आ रहा है, जब दोनों में सेम रिलेशन होता है तो कैसा होता है? इनइलास्टिक. अरे क्लियर है अनुषा? Yes sir. और ध्यान से देखना, यहाँ मैंने डायग्राम बनाया है. प्राइस जितना मर्जी बढ़ा दो घटा दो, बट एक्सपेंडिचर रिमेनिंग द सेम और कैन नॉट बी चेंज, नोन एज यूनिटरी इलास्टिक. आर्यन क्लियर है डायग्राम? हाँ भैया. ठीक है. एक्सपेंडिचर मेथड खत्म हो गया, परसेंटेज मेथड खत्म हो गया, ज्योमेट्रिक मेथड पर चलते हैं.
उसके बाद पढ़ेंगे आर्क मेथड। जरा सारे मेथड्स के नाम बता दो मुझे पूरी क्लास में, जिसका नाम बोलूंगा मैं। टोटल 4 मेथड्स, मुझे सिर्फ नाम चाहिए। मयूरी, मयूरी, ऑल द मेथड्स टू मेजर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बोलो मयूरी। Arc method, total expenditure method, geometric method, और परसेंटेज मेथड। percentage method. परसेंटेज मेथड करा दिया जो आपका फार्मूला था। उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड अभी भी खत्म करा है, जिसमें सिर्फ 3 टाइप पता चलते हैं, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1। अब बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिक मेथड की। और सीक्वेंस याद रखना, इन तीनों मेथड के बहुत बाद बना है आर्क मेथड। ये आर्क मेथड इन तीनों से बेहतर है। तो जब भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए, वो कभी भी नहीं बोलेगा कौन सा मेथड लगाओ। मैं आप सबको बता चुका हूं कौन से मेथड से कैलकुलेट करना। कनन, अरे कहां गए? ध्रुव, चैतन्य, कौन से मेथड से करना है क्वेश्चन प्रैक्टिकल? आर्क मेथड। आर्क मेथड। क्यों? ये सबसे बाद में बना, ये ज्यादा बेटर है, इसमें ड्रॉबैक्स कम है, ये बेहतर है। कुंदन, ये बात समझ में आई? प्रैक्टिकल आ गया तो कौन से मेथड से फार्मूला लगाएंगे? आर्क मेथड से। दूसरे मेथड से निकालेंगे तो आंसर कुछ और आएगा। लगाना मत, या तो वो मेथड का नाम बोल दे, बात ही खत्म। वो बोलता नहीं है अभी तक जितनी बार भी क्वेश्चंस आए हैं, तो हमेशा आर्क मेथड लगेगा व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट। तो फिर हाल एक्सपेंडिचर मेथड की बात खत्म, चलते हैं ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड का बच्चों एक और नाम होता है, क्या होता है जल्दी बताओ? मेथड। क्या बोला आपने? जोर दोबारा बोलना। पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड। सारे सुनना बच्चों, पॉइंट मेथड। ये पहले तो पॉइंट मेथड का फार्मूला ठीक कर लो, ये टाइपिंग मिस्टेक है। लोअर सेगमेंट ऊपर है, अपर सेगमेंट नीचे है। दोबारा बता देता हूँ, ये पॉइंट इलास्टिसिटी में जो फार्मूला है, ऊपर लोअर सेगमेंट और नीचे अपर सेगमेंट। फार्मूला टिक कराने के लिए दे सकता है वो, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। एक बार ये लैंग्वेज पढ़ते हैं। ये मैंने डायग्राम बनाया, अरे डिमांड कर्व बना रखा है ये। यस, नजर आ रहा है डिमांड कर्व, रेड कलर का डाउनवर्ड स्लोपिंग। यस, डिमांड कर्व नजर आ रहा है? हाँ भैया। तो इस डिमांड कर्व में बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, अरे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। सामने में मार्क कर देता हूँ कलर चेंज करके, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है। तो ये अलग अलग पॉइंट पर इलास्टिसिटी अलग अलग होगी। इस बात को समझना चाह रहे हैं हम ग्राफ बना के, जिसे बोल रहे हैं ज्योमेट्रिक मेथड या पॉइंट मेथड। लैंग्वेज सुनेंगे, लैंग्वेज सुनेंगे। डिमांड कर्व रिफ्लेक्ट द वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस। बट, अरे इतनी बात समझ में आई? The demand curve reflect the various possible combination of quantity demanded at different level of price, but consumer may select only one combination. इन सारे कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर तो किसी एक को सेलेक्ट करेगा। अरे मयूरी, क्लियर हो रहा है? एक ही कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करेगा। Yes sir. लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट, वो जो भी पॉइंट सेलेक्ट करेगा उस पॉइंट की लोकेशन देखो। लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट, ग्राफ पेपर पे देखो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है। लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट आइडेंटिफाई द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नोन एज पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और ज्योमेट्रिक मेथड। अरे इतनी बात समझ में आई? मयूरी? Yes sir. पैराग्राफ चाहिए, बोलो। Sir. मैं बोलता हूँ दोबारा, मैं दोबारा बोलता हूँ। डिमांड कर्व रिफ्लेक्ट द वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस। कंज्यूमर में सेलेक्ट ओनली वन कॉम्बिनेशन। Out of these combination, consumer may select only one. After selection of this combination, location of this point on the graph paper identify the price elasticity of demand, known as geometric method or point method. यश, इतनी बात समझ में आ गई? हाँ भैया। अब इसके बाद मैंने इस डायग्राम में लिख दिया है कि अगर आपका कॉम्बिनेशन, अरे फार्मूला मैंने याद करा दिया, करेक्शन कराई है। फार्मूला, यश फार्मूला याद हो गया? पहले ऊपर है लोअर सेगमेंट और नीचे अपर सेगमेंट, ये क्लियर है यश? हाँ भैया। अब मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट प्लॉट कर चुका हूँ ब्लैक कलर से सामने। यहाँ पर, अरे यहाँ पर आपकी लोकेशन है, पॉइंट ये सेलेक्ट करा है, तो आंसर क्या होगा? सामने नजर आ रहा है आपको, परफेक्टली इलास्टिक। अगर आपका पॉइंट मिड पॉइंट है यहाँ पर, तो ये कौन सी इलास्टिसिटी है बच्चे? जल्दी बताएगा। यश, क्या नजर आ रहा है? यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक। और अगर ये सबसे आखिरी में है तो ये कौन सा है बच्चे? यश, परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक। और अगर पॉइंट मिड पॉइंट और नीचे वाले के बीच में कहीं पर भी है, अरे कहीं पर भी है, मैंने एक बना दिया है, तो ये क्या नजर आएगा? अरे क्या होगा? इलास्टिक।
इलास्टिक नहीं बोलेंगे, हे भगवान, कहाँ भैया लिखा? इनइलास्टिक बोला है हाँ, मैंने। इनइलास्टिक ठीक है, इनइलास्टिक ठीक है जी। और इसके बीच में कहीं कोई पॉइंट होगा तो कौन सी होगी बच्चे? इलास्टिक। इलास्टिक। तो अब मैं इस बात का प्रूफ करना चाह रहा हूँ। एक तो डायग्राम बना के वो कोई पॉइंट प्लॉट करेगा और कहेगा बताओ नीचे वाले 4 ऑप्शन में से कौन सा ठीक है, इलास्टिक, इनइलास्टिक, यूनिटरी, इलास्टिक। अरे ये जवाब दे पाओगे? मयूरी बोल पाओगे अगर डायग्राम बना के वो पूछ ले? Yes, sir. अब मैं इसका प्रूफ बता देता हूँ कि रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। फार्मूला है लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। मैं एक बार कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। अगर आपने पॉइंट ग्रीन कलर वाला ले लिया है, अरे ग्रीन कलर वाला मयूरी नजर आ गया सबसे नीचे वाला? Yes, sir. तो लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। ऐसी कंडीशन में नीचे वाला कितना है? 0 डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। अपर सेगमेंट का कोई मेजरमेंट x मान लो, 0 बाय x। मयूरी आंसर बोलो, 0 बाय x क्या होता है? 0. 0। अगर मैं मिड पॉइंट ले लूं तो लोअर सेगमेंट की, अरे नीचे वाला जो सेगमेंट है उसकी वैल्यू और ऊपर वाले सेगमेंट की वैल्यू सेम होगी, दोनों कट जाएंगे 1। अरे मयूरी समझ में आता है? Yes, sir. ऐसे ही पॉइंट ले लो, सबसे ऊपर वाला पॉइंट ले लो, ये इन्फिनिटी वाला। तो इसमें फार्मूले की वैल्यू पुट करो, लोअर सेगमेंट की कोई वैल्यू मान लो नीचे वाली x, और उससे ऊपर कुछ है ही नहीं, 0। भैया x को इस दुनिया में 0 से डिवाइड करो, जल्दी बताओ आंसर क्या होता है? अरे बोलो यश। Infinity. इन्फिनिटी। अगली बात, अगर मिड पॉइंट और नीचे वाले के बीच में कोई पॉइंट ले लो, तो ऐसी कंडीशन में जो नीचे वाला सेगमेंट है उसकी वैल्यू छोटी होगी, ऊपर वाले सेगमेंट की वैल्यू बड़ी होती है। अरे छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से डिवाइड करो, आंसर हमेशा किस में आएगा? पॉइंट्स में। और किस में आएगा? पॉइंट्स में। बोले तो लेस देन 1। अरे अनुषा बात समझ में आ रही है? Yes, sir. और अगर मिड पॉइंट से ऊपर कोई भी पॉइंट हो तो ऐसी कंडीशन में नीचे वाले सेगमेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, ऊपर वाले सेगमेंट की वैल्यू छोटी। बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड करो, आंसर हमेशा क्या आएगा? ग्रेटर देन। बोला ही नहीं किसी ने, ग्रेटर देन 1. कोई डाउट है तो पूछ लो, चलेंगे आगे। मैंने फार्मूला भी समझा दिया है, चलिए आगे। कनन, जितेश, हाँ भैया आ गया समझ। आगे चलेंगे बच्चों। पॉइंट मेथड करा दिया, एक्सपेंडिचर करा दिया, परसेंटेज करा दिया, और अब चर्चा करते हैं आर्क मेथड की। आर्क मेथड में सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही नॉर्मली मांगता है, या वो फार्मूले लिखकर सही फार्मूले को टिक कराना चाहता है। समझ लेते हैं, और ये भी समझ लेते हैं ये बेहतर क्यों है। पेपर में नहीं आएगा बेहतर क्यों है, ये आपके लिए यहाँ बना लेते हैं एक डायग्राम। नॉर्मली परसेंटेज मेथड में क्या फॉलो किया जाता है? 2 प्राइस और 2 क्वांटिटी। देखो अगर मैंने यहाँ कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व एक बनाया है मैंने। इस शेप को क्या बोलते हैं? यश खंडेलवाल, मेरा क्वेश्चन, इस शेप को क्या बोलते हैं? ए बाबा, इकोनॉमिक्स में पूछेगा वो, ये शेप कौन सी होती है? यश खंडेलवाल, अरे कहाँ गया? याद नहीं है। अरे भगवान, अरे जो मैंने रेड कलर वाली बनवाई है ये क्या है? कन्वेक्स टू ओरिजिन। और जो ब्लैक कलर वाली बनाई है ये क्या है? कनकेव टू ओरिजिन। याद रखोगे, कनकेव, कन्वेक्स एंड स्ट्रेट लाइन। तो भैया मैंने तीनों लाइनें बनाई हैं। इन तीनों लाइनों में कॉमन बात क्या है? कॉमन बात है कि ये जो 2 कॉम्बिनेशन है ना प्राइस और क्वांटिटी के, ये सेम है। अरे भाषा समझ में आ रही है यश? हाँ भैया थोड़ी आ रही है। 2 कॉम्बिनेशन सेम है, 2 कॉम्बिनेशन मैंने मार्क कर लिए हैं। अगर स्ट्रेट लाइन है, कनकेव है, कन्वेक्स है, 3 अलग अलग कर्व हैं, इन तीनों कर्व में दोनों पॉइंट सेम है। अगर हम परसेंटेज मेथड से निकालेंगे, पहले 3 मेथड से निकालेंगे, आंसर सेम आएगा। ये बात समझ में आ रही है यश? क्योंकि पहले वाले मेथड में आर्क को कंसीडर ही नहीं किया जा रहा, आर्क को, इन दोनों पॉइंट के बीच के गैप को कंसीडर ही नहीं किया जा रहा कि वो कैसा है, कनकेव है कि कन्वेक्स है कि स्ट्रेट लाइन है। इग्नोर। भाषा समझ में आती है यश? इस आर्क मेथड में इन दोनों पॉइंट के बीच की जो शेप है, कनकेव, कन्वेक्स या स्ट्रेट लाइन, को भी कंसीडर किया जा रहा है, तो इट इज मच बेटर। अरे ये क्लियर है? हाँ भैया। तो बस ये आइडिया दिया है कि ये ज़्यादा बेहतर क्यों है, लेकिन ये भी अजम्पशन पर बेस्ड है, ये भी आउटडेटेड है। बस इसका फार्मूला सुन लो एक बारी कि इसके फार्मूले में क्या बेटर है। बचपन में तुमने याद करा था
क्या फार्मूला डेल्टा क्यू। आर्यन याद आ रहा है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी हाँ भैया। इनटू पी बाय क्यू। अरे फार्मूला याद है आर्यन? हाँ भैया। बस इस फार्मूले को मैं आर्क मेथड में कन्वर्ट कर रहा हूँ। बस आर्क मेथड में क्या कहा गया, वो कह रहे हैं ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, बिल्कुल ठीक है। अरे पुरानी बात और नई बात में बस रिलेशन देख लो। ये परसेंटेज चेंज इन डिमांड ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी ठीक है। बस ये पी जिसको आप ओरिजिनल प्राइस और क्यू को ओरिजिनल क्वांटिटी बोलते थे, इनकी जगह आप एवरेज प्राइस और एवरेज क्वांटिटी डिमांडेड लोगे। आर्यन मैंने क्या बोला है, प्राइस की जगह ओरिजिनल प्राइस की जगह एवरेज प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी की जगह एवरेज क्वांटिटी डिमांडेड। भाषा समझ में आती है मैंने क्या बोला है? ओरिजिनल प्राइस की जगह क्या लेना, ओरिजिनल प्राइस की जगह क्या, हाँ, और एवरेज प्राइस कैसे, हाँ। अब सुनो वो कैसे निकालते हैं। एवरेज प्राइस का मतलब है क्वेश्चन में दो प्राइस हैं तो दोनों, अरे एवरेज निकालना सबको आता है, दोनों प्राइस का टोटल डिवाइडेड बाय 2। अरे समझ में आता है? एवरेज बोले तो मीन कैसे निकालते हैं? हाँ भैया। एवरेज क्वांटिटी का मतलब है क्वेश्चन में दो क्वांटिटी है, दोनों क्वांटिटी का टोटल करो और 2 से डिवाइड करो। ये फार्मूला समझ में आ गया? अरे बोल ही नहीं रहे यश। हाँ भैया। अब इस फार्मूले में देखो, ये नीचे वाला 2 नीचे वाले 2 से कट सकता है, मैथ सबको आती है। अरे 2 काट दूं? काट दो। आप बोल रहे हो इसलिए काट रहा हूं। अरे फार्मूला ओरिजिनल बता दिया। अब एक्चुअली में फार्मूला क्या बन रहा है जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना है। 2 से 2 कट गया बच्चों। अब देखो फार्मूला क्या बना, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इनटू ऊपर दोनों प्राइस का टोटल P1 प्लस P2। अरे दोनों प्राइस, पहले वाली और बाद वाली, और नीचे दोनों क्वांटिटी का टोटल Q1 प्लस Q2। फार्मूला खत्म। अरे आर्क मेथड का फार्मूला याद हो गया यश? हाँ भैया। फार्मूला याद हो गया। आपको या तो फार्मूला टिक कराएगा या प्रैक्टिकल क्वेश्चन देगा जिसमें वो लिखेगा नहीं मेथड कौन सा है। आर्क मेथड से निकालोगे आंसर अलग और परसेंटेज मेथड से निकालोगे आंसर अलग। और मजे की बात, पेपर में दोनों आंसर लिखे होंगे, परसेंटेज वाला भी आर्क वाला भी। जो बच्चे परसेंटेज से निकालेंगे कहेंगे कितनी खुशी की बात है, आंसर सामने लिखा हुआ है टिक, और पता चला टिक के साथ ही नंबर जा रहे हैं, आ नहीं रहे, 0 भी नहीं हो रहा, जा रहे हैं। अरे समझ गए बच्चे? हाँ भैया। आगे चलेंगे। चारों मेथड खत्म, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक खत्म होने से पहले बस एक टॉपिक बचा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलो आगे। अनुषा। यस सर। भैया यार सामने ना कुछ, अच्छा यश मुझे ये बताओ, अब फार्मूला मैंने याद करा दिया, ये सामने देखो, ये चेंज इन डिमांड है, ये चेंज इन प्राइस है, ये ऊपर दोनों प्राइसेस का टोटल है जिसको 2 से डिवाइड करते हैं जो कट जाता है, नीचे दोनों क्वांटिटी का टोटल है जिसको 2 से डिवाइड करते हैं वो 2 से 2 कट जाता है। अरे बात समझ में आ रही है यश? हाँ भैया। 2 प्राइस 2 क्वांटिटी है, क्वेश्चन कैलकुलेशन तो कर लोगे ना? हाँ भैया कर लेंगे। और जो 4 ऑप्शन है उसमें से बेस्ट ढूंढ लोगे। तो ये क्वेश्चन सामने स्लाइड पे करा था कि करके दिखाएं, तो आगे चलते हैं बच्चों। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का अंतिम टॉपिक, उसके बाद इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चलेगा, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चलेगा, और फिर क्या चलेगा? एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। क्या चलेगा? अरे बोल ही नहीं रहे कोई। एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। अरे क्या बोला है मैंने? एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। और उसके बाद चलेगा डिमांड फोरकास्ट। क्या चलेगा अनुषा? डिमांड फोरकास्ट। क्या होता है डिमांड फोरकास्ट अनुषा? जो फ्यूचर में होने वाला है उसको देखकर हम अपनी आज की डिमांड में क्या वो चेंज करते हैं। मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको देखकर हम आज का चेंज करते हैं, हैं? ऐसे कुछ होता है। फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको देखकर, मतलब तुम त्रिकालदर्शी। देखो कितनी बढ़िया बात कर रहा है बच्चा। अनुषा बोल रहा है, नहीं एक मिनट रुको। अनुषा बोल रहा है बच्चा कि त्रिकालदर्शी, इसे फ्यूचर का पता है, फ्यूचर को देखकर ये आज की पोजीशन ठीक करेगा। ऐसा थोड़ा ना होता है सर, प्रेडिक्शंस लगाते हैं उसके बेसिस पे जो होता है मतलब फ्यूचर को देखकर हम आज प्रेडिक्ट करेंगे कि आज से 2 साल बाद ऐसे होने वाला है, इसलिए आज हम खाना नहीं खाएंगे। अरे ये क्या बात बोल रहे हो, बात मैच ही नहीं कर रही। अरे कुंदन बात कुछ समझ में आ रही है? डिमांड फोरकास्ट नहीं सर। अरे बचपन को देखकर भविष्य के बारे में डिसाइड। अरे तुम्हारा बचपन कैसा बीता, आज तुम्हारा कैसा है, इसका तुम्हें पता है, भविष्य का कहां से पता चल जाएगा? यू आर नॉट। कुंदन नाम सुना त्रिकालदर्शी? कुंदन? नहीं सर, अभी सुना। अरे त्रिकालदर्शी कोई तो बताओ। यश कभी सुना है? यश, मयूरी, त्रिकालदर्शी।
हाँ भैया सुना सुना है। क्या जिससे पता होता है फ्यूचर में क्या होने वाला है शायद। देखो, हमारी दुनिया में जितने भी धर्म, संप्रदाय और उनको चलाने वाले जितने भी मेन आदमी आए, जिनके मंदिर बने हुए हैं, मैं नामों पे नहीं जाना चाह रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ उनके मंदिर आज इसलिए बने हैं क्योंकि वो त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने ट्रुथ को जाना और वो फ्यूचर के बारे में सब कुछ बता सकते। वो अलग बात है उन्होंने बताया नहीं बताया, वो अलग बात है। उन्हें बोला जाता है त्रिकालदर्शी, जो फ्यूचर को रिफ्लेक्ट देख सकते हैं, चाहे तो बता सकते हैं। तो आप तो वैसे नहीं हो, आपको तो आज का पता है कि आज आपने क्या खाया है, और ये पता है कि बचपन में कैसे कैसे आपका जीवन बीता। तो मैं कहना टॉपिक बताना चाह रहा हूँ डिमांड फोरकास्ट। तो अपने पास्ट और प्रेजेंट को देखकर फ्यूचर के बारे में रिफ्लेक्ट करना, आइडिया देना, ये डिमांड फोरकास्ट। अनुषा समझ में आता है? Yes, sir. अरे यश समझ में आया मैंने क्या बोला? पास्ट। हाँ भैया। अरे ऐसे समझो, यश के पिछले 5 सालों के रिजल्ट को देखकर मैं अनाउंस कर दूं कि ये पिछले 5 सालों से हर साल 90%, अरे अज्यूम कर रहा हूं, मुझे नहीं पता यश का रिजल्ट, 90%, 95, 97, 98 लाया, तो उसके बिहाफ पर हम बोल सकते हैं कि आने वाले सालों में इसका कैरियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ब्राइट है, सीए नाम के आगे लगने वाला है, और वगैरह वगैरह वगैरह। यानी पास्ट और प्रेजेंट को देखकर हम फ्यूचर के बारे में आइडिया बोल सकते हैं कि ऐसा ऐसा पूर्वानुमान। अरे समझ में आता है कुंदन? पूर्वानुमान फ्यूचर के बारे में बोला जा सकता है। कुंदन? यस सर। ऐसे समझो, एक दुकानदार है, पिछले साल 1 लाख की सेल हुई थी, इस साल 1.25 लाख की हुई, तो हम इन दोनों तीनों सालों के डाटा के बिहाफ पर बोल सकते हैं कि अब अरे अजम्पशन है पेंडेमिक नहीं चल रहा, तो अब पिछले साल हर बार करीब 25,000 रुपए की से सेल बढ़ रही है, तो इस बार भी 25,000 से बढ़ जाएगी और 1.5 लाख हो जाएगी। ऐसा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं पास्ट को देखकर। कुंदन जल्दी बोलना है। यस सर। इसी बात को बोला जा रहा है डिमांड फोरकास्ट। अरे क्लियर हुआ है? डिमांड में ही आखिरी टॉपिक है। आर्यन को आइडिया लगा डिमांड फोरकास्ट? हाँ भैया। कुल मिला के मेरा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आखिरी शब्द है फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हेडिंग सामने लिखी हुई है, पेपर वाला यहाँ से एमसीक्यू देता है, ये इंपॉर्टेंट है। पहले तो हेडिंग याद कर लो, वो 3 हेडिंग ठीक लिखेगा, 1 गलत लिखेगा और कहेगा बताओ कौन सा गलत है, या 1 सही लिखेगा 3 गलत लिखेगा। सबसे पहले तो हेडिंग याद कर लो। तो क्या क्या लिखा है? अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, पॉइंट नंबर 2 शेयर ऑफ ए कमोडिटी इन टोटल एक्सपेंडिचर, नंबर 3 नेचर ऑफ ए कमोडिटी। नेचर ऑफ ए कमोडिटी, वस्तु 3 प्रकार की होती है, क्या कोई बच्चा बता सकता है? नेसेसिटी गुड्स, कंफर्ट गुड्स एंड लग्जरी गुड्स, नेचर ऑफ ए कमोडिटी। उसके बाद लिखा है वेरियस यूजेस ऑफ ए कमोडिटी, उसके बाद लिखा है टाइम जोन, और उसके बाद लिखा है हैबिट ऑफ कंज्यूमर। हेडिंग्स कौन बोलेगा? पूरी क्लास। प्रीति भारद्वाज, हेडिंग्स याद करते हुए। Availability of substitutes, उसके बाद position of commodity in consumer budget, then nature of need that a commodity satisfies, then number of uses, then period and consumer habits. मैं एक बार दोबारा बोल दूं इनके नाम। पहले वाला मैंने नाम बदल के बोला है, वो भी याद करना चाहो तो। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, दूसरे नंबर पर जो पोजीशन ऑफ कमोडिटी लिखा है, इसको मैं बोल रहा हूँ शेयर ऑफ ए कमोडिटी इन टोटल एक्सपेंडिचर, कि 10,000 रुपया कमाते हो तो उस वस्तु पर कितना खर्च करोगे। अरे बात समझ में आ रही है हर्ष? शेयर ऑफ ए कमोडिटी इन टोटल एक्सपेंडिचर। तीसरी बात क्या लिखी है? मैं आसान भाषा में बोल रहा हूँ, नेचर ऑफ ए कमोडिटी। अरे किसी भी वस्तु की नेचर कैसी है? नेसेसिटी है, कंफर्ट है कि लग्जरी है? कनन आइडिया लग रहा है? समझाया नहीं है अभी हेडिंग याद करा रहा हूँ, नेचर ऑफ ए कमोडिटी। कनन? यस सर। अगली हेडिंग क्या है? ये नंबर ऑफ यूजेस का मैं क्या बोल रहा हूँ? वेरियस यूजेस ऑफ ए कमोडिटी। किसी चीज के बहुत सारे यूज है, किसी का एक ही यूज होता है। ऐसे ही मैं नीचे पीरियड को क्या बोल रहा हूँ? टाइम जोन। अरे टाइम जोन बचपन में बताया था, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन या शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, उसकी चर्चा करके समझाऊंगा। और आखिरी वाला क्या है? हैबिट ऑफ कंज्यूमर। तो एक बार हेडिंग बोलूंगा, याद करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, दूसरे में बोला है शेयर ऑफ ए कमोडिटी इन टोटल एक्सपेंडिचर, नेचर ऑफ ए कमोडिटी, फिर बोला है वेरियस यूजेस ऑफ ए कमोडिटी, फिर बोला है टाइम जोन, और फिर बोला है कंज्यूमर हैबिट या हैबिट ऑफ कंज्यूमर। मयूरी बोल पाओगे हेडिंग्स? Yes, sir. Availability of substitute, position of commodity in consumer budget, nature of need that a commodity satisfy, number of uses to which a commodity is put, period, consumer habits. बढ़िया। तो भैया अभी समय की लिमिटेशन, क्लास को यहीं रोकेंगे। अगली क्लास में हम अपना